हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टैट्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 1 का एंडरसन बुक से चैप्टर 7.8 सेक्शन 7.8 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि थियोरी है सैम्पलिंग के बारे में। तो लिखना जरा, अदर हेडिंग देना, अदर सैम्पलिंग मेथड्स। इन्होंने अदर सैम्पलिंग मेथड्स इसलिए कहा है क्योंकि इस बुक में दूसरे जो सेक्शन है 7.8 से पहले, इसमें सैम्पलिंग टेक्निक्स और भी बताए गए हैं, जो कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में डिवोर्स से कर लिया था। डिवोर्स से काफ़ी सारा कुछ हमने टाइप्स ऑफ सैम्पल्स वगैरह किया था। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा और अलग बताया गया है, तो इसको एक बार पढ़ लें क्योंकि इस पे 1 से 2 नंबर का या 3 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए अच्छा होगा कि आप अपना रीडिंग खोलें, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा और मैंने सोचा कि इसमें क्या पढ़ाया जाए। तो ये थियोरी है, तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर बुक से हम लोग पढ़ें और उसको समझ लें तो जल्दी खत्म हो जाएगा और कोई भी पॉइंट हमारा मिस भी नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे नोट मेकिंग करते हैं ना, साथ में मिलकर के इसका नोट्स बनाते हैं। चलो देखो, आप एक पेंसिल लेकर के बैठे और नोटबुक और पेन लेकर के भी बैठे, क्योंकि आपको उसमें भी अंडरलाइन करना पड़ सकता है। तो अदर सैम्पलिंग मेथड में सबसे पहले आपको जानना है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इस वाले बुक में। एंडरसन की बुक है चैप्टर 7.8। एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बच्चे कौन कौन से टेक्निक्स हमें पढ़ने हैं जो कि इस बुक के अकॉर्डिंग है, तो वो है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। पढ़ेंगे अभी हम लोग स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा है क्लस्टर सैम्पलिंग और फिर तीसरा है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जिसमें प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड नहीं होता, और जजमेंट सैम्पलिंग को भी आप इसमें डाल सकते हो। जजमेंट सैम्पलिंग, तो टोटल 5 सैम्पलिंग टेक्निक्स हमें पढ़ने हैं। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है बच्चे, तो ध्यान से एक ही बार पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, लास्ट में बस 5 मिनट रटोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये 5 टाइप के सैम्पलिंग पढ़ने हैं, जिसमें से 3 जो है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है और 2 जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो एक एक करके सबके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, और बुक भी सामने में आपको रखना है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। सो राइट डाउन फर्स्ट वन, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। वैसे ये मैंने आपको सेमेस्टर 1 में भी डिबोर में पढ़ाया था, किसी को याद है कुछ? बताया था मैंने कि पूरे पॉपुलेशन को स्ट्रैटा में डिवाइड करते हैं। स्ट्रैटा मतलब अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और फिर हम कोशिश ये करते हैं कि सैम्पलिंग करते वक्त हर ग्रुप में से एलिमेंट चूज किया जाए। ठीक है, जैसे एक अगर मुझे एवरेज इनकम निकालना है किसी सोसाइटी का, उसको 3 स्ट्रेटम में डिवाइड करेंगे। पहला होगा हाई क्लास पीपल, मिडिल क्लास पीपल और लो क्लास पीपल। और अगर मुझे 30 सैंपल साइज रखना है तो 10 हाई क्लास में से लेंगे, 10 मिडिल क्लास में से लेंगे और 10 लो क्लास में से लेंगे। तो ये जो 3 में डिवाइड हुआ है, each one is called a stratum and all 3 collectively is called a strata. तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में पॉइंट्स हम लोग बनाएंगे। पहला पॉइंट बच्चे, in a stratified random sampling the elements of the population are first divided into groups. Elements of population are divided into group
into group called stratum. क्या कहते हैं उसको? स्ट्रैटम कहते हैं. क्या कहते हैं? स्ट्रैटम. दूसरा पॉइंट, each element of population. स्ट्रैटम में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इंटरसेक्शन कुछ आएगा या कॉमन कुछ होगा. ईच एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग टू ओनली वन स्ट्रैटम. इसका मतलब है नथिंग इज कॉमन बिटवीन टू स्ट्रैटम, दैट इज डिसजॉइंट. मतलब अगर ये पॉपुलेशन है तो मैंने कितने स्ट्रैटम में डिवाइड कर दिया. कितने हैं? स्ट्रैटम 1, स्ट्रैटम 2, स्ट्रैटम 3, स्ट्रैटम 4, स्ट्रैटम 5, स्ट्रैटम 6, स्ट्रैटम 7, स्ट्रैटम 8, स्ट्रैटम 9. 9 स्ट्रैटम में डिवाइड कर दिया है. और एक पॉपुलेशन का एलिमेंट अगर यहाँ है कि अभी S1 में, अगर यहाँ है तो S5 में है, यहाँ है तो S3 में है, यहाँ है तो S9 में है, यहाँ है तो S6 में है. मतलब एक बार में 2 स्ट्रैटम से बिलोंग नहीं करेगा. यही मतलब इस स्टेटमेंट का. ठीक है. नेक्स्ट, ईच एलिमेंट विल बिलोंग टू ओनली वन स्ट्रैटम. तो इसमें बेसिस फॉर फॉर्मिंग, बेसिस फॉर कहाँ हम लोग स्ट्रैटिफाइड यूज करते हैं. कुछ एस्पेक्ट्स आप देख लो जो कि सोसाइटी में आपको मिलेंगे देखने को. फॉर्मिंग दी स्ट्रैटा सच दैट डिपार्टमेंट होता है ना, लाइक एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, बहुत कुछ होता है, वर्क एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. तो डिपार्टमेंट वाइज भी हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं. लोकेशन बोले तो साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, लाइक दिस वे डिवाइड करना स्ट्रैटम को. लोकेशन के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से, बिलो 6 years, बिटवीन 6 to 10, 10 to 14, 14 to 18, 18 to 22, लाइक दिस. तो एज के हिसाब से भी स्ट्रैटम डिवाइड कर सकते हैं. एज के बाद इंडस्ट्री टाइप. इंडस्ट्री टाइप में क्या क्या हो गया? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, लाइक दिस वे. इंडस्ट्री टाइप के बाद है एंड सो ऑन. तो अब आप स्ट्रैटम कहाँ करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. जहाँ जहाँ भी अलग अलग कैटेगरी होगी आप स्ट्रैटम डिवाइड करके अपना काम कर सकते हो. नेक्स्ट है, however the best result are obtained when elements within each stratum are much alike as possible. This is very important point, इसलिए हम कलर चेंज कर रहे हैं. बेस्ट रिजल्ट कब आएगा? आर ऑब्टेन्ड. मतलब एक स्ट्रैटम जो है ना उसके सारे एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए. जैसे मैंने अगर हाई क्लास पीपल बनाए हैं तो उसमें सब हाई क्लास जैसे ही होने चाहिए. ऐसा नहीं कि उसमें कुछ जो मिडिल क्लास वाला भी मैंने डाल दिया है. तो बिल्कुल अलग अलग डिवीजन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि लगे कि मिक्स कर सकते हैं, अरे एक एलिमेंट मिडिल क्लास वाला हाई क्लास में जा सकता था. ऐसा नहीं होना चाहिए. और सब एक जैसे एक दूसरे से मैच करने चाहिए. तो बेस्ट रिजल्ट आर ऑब्टेन मतलब स्ट्रेटिफाइड हम कब करते हैं? व्हेन द एलिमेंट्स when the elements in each stratum are as much alike as possible. जितना हो सके. अब एग्जैक्टली सेम तो नहीं ले लेंगे, ठीक है. एग्जैक्टली सेम तो अगर लेने लगे तो फिर फायदा क्या हुआ सैम्पलिंग का, ठीक है. तो एग्जैक्टली सेम तो स्ट्रैटम में नहीं डालेंगे, मोर और लेस एक जैसे डालेंगे. तो जितना अलाइक ले सकते, जितना सेम टू सेम मैचिंग करते हुए ले सकते, उतना हमें लेना चाहिए. तभी बेस्ट रिजल्ट आएगा किसका? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का. नेक्स्ट है, जब स्ट्रैटम बन जाता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रैटम. अब हम सैंपल बनाते हैं. After formation of stratum, a sample
सैंपल इज टेकन फ्रॉम ईच स्ट्रैटम। अब सैंपल में किसी में ऐसा नहीं कि सिर्फ हाई क्लास के लोगों को डाल दिया सैंपल में, मिडिल क्लास भी आने चाहिए और बिलो मिडिल मतलब पुअर क्लास पीपल भी आने चाहिए, तभी तो एवरेज सैलरी पूरे नेशन का रिप्रेजेंट होगा या उस एरिया का रिप्रेजेंट होगा। अगर 3 टाइप के लोग एक जगह पे रहते हैं, सबका एवरेज अगर निकालना है तो अगर सही मायने में स्टडी करना है तो तीनों को इंक्लूड करना पड़ेगा रिजल्ट। इज टेकन फ्रॉम ईच स्ट्रैटम, हर स्ट्रैटम में से लेना चाहिए। उसके बाद से है फॉर्मूलाज। सारे स्ट्रैटम को कंबाइन करने का भी तरीका है। देयर इज अ फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं है, एंडरसन में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। फॉर्मूलाज आर अवेलेबल, इसलिए ये हमें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप समझ लो कि फॉर्मूला अवेलेबल होता है हर स्ट्रैटम में से। अगर आपने डेटा कलेक्ट किया तो उन सबको कंबाइन करने का। फॉर्मूलाज आर अवेलेबल फॉर कंबाइनिंग, फॉर कंबाइनिंग। जैसे हमने कंबाइंड मीन पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविजन, उसी की बात कर रहे हैं। फॉर कंबाइनिंग द रिजल्ट्स for the individual stratum samples into one estimate of the population पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट। जैसे पॉपुलेशन मीन निकालना है, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला था ना, जैसे x12 बार n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार, अगर 2 स्ट्रैटम है, बाई n1 प्लस n2। कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविजन का फॉर्मूला क्या था, पुट अंडर, सब करा रखे हैं क्लास में, n1 सिग्मा स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2। ये अलग से हट करके कोर्स में नहीं होता, फिर भी हम लोग कराते हैं कि हमें पता है कि इन सब का ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ जाएगा। ये S1 और S2 क्या है, ये सब डेविएशन होते हैं, या आप इसकी जगह पे D भी लगा सकते हो, D1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2। तो ये सब है कि कंबाइंड आप किसी भी रिजल्ट को कर सकते हो। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ए स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। रिजल्ट is best if the strata are homogeneous। होमोजीनियस मतलब कितना आपने सही स्ट्रेटा बनाया है कि हर स्ट्रेटम में देखने पे सारे लोग एक ही क्लास के दिख रहे हैं, एक ही जैसे दिख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिक्स हो जा रहा है कि ये इंसान स्ट्रेटम 1 में भी आ सकता है, ये इंसान स्ट्रेटम 2 में, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अलग अलग। तो उसको होमोजीनियस बोल रहे हैं, एक स्ट्रेटम में सारे एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। एंड वेरिएंस काफ़ी कम होना चाहिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड स्ट्रेटम मस्ट हैव लो वेरिएंसेस। लो वेरिएंसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे ही वेरिएंस कम होगा सारे एलिमेंट्स अपने आप अलाइक ही होंगे, एक जैसे होंगे, इनमें ज़्यादा डिफरेंस होगा ही नहीं, वेरिएंस ही कम होगा तो, ठीक है। तो इसलिए जब सैंपल साइज छोटा होता है तब हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। 10 इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके छोटे सैंपल साइज में स्ट्रेटिफाइड कर सकते हैं। 10 रिलेटिवली स्मॉल सैंपल साइज कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन गुड एस्टिमेट, एस्टिमेट वर्ड अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर मुझे पॉपुलेशन के मीन तक जाना है तो उसका एस्टिमेट होगा सैंपल का मीन, वही मुझे लॉन्ग टाइम में किसकी तरफ लेता जाएगा, पॉपुलेशन के मीन की तरफ, एस्टिमेट उसी को बोलते हैं। तो स्मॉल साइज का अगर सैंपल है, द रिलेटिवली स्मॉल साइज सैंपल कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन गुड एस्टिमेट ऑफ, जो भी है गुड एस्टिमेट इतना ही रहने दो, ऑफ वगैरह ये सब लिखने की जरूरत नहीं है।
है। और रिजल्ट इज बेस्ट, और एक वर्ड यूज करते हैं प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब ज़्यादा भरोसे के लायक और ज़्यादा वाइज, ज़्यादा बढ़िया, अच्छे क्वालिटी का रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट इज बेस्ट और प्रिसाइज अगर हर स्टेटम में वेरिएंस क्या है, बहुत कम है, और उसके जो एलिमेंट्स है वो सब मोर और लेस एक दूसरे के जैसे हैं, ज़्यादातर सेम है, तब हम लोग यूज करते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। समझ में आ गया? मतलब स्ट्रेटिफाइड में एक स्ट्रेटम दूसरे स्ट्रेटम, इसके सारे एलिमेंट एक जैसे होंगे और इस स्ट्रेटम के सारे एलिमेंट एक जैसे होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, क्लस्टर सैम्पलिंग। बस इतना ही थियरी था किसके बारे में, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। अब है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। तो यहाँ देखो, जैसे स्ट्रेटिफाइड में एक स्ट्रेटम का दूसरे स्ट्रेटम से कोई सिमिलैरिटी नहीं है, क्लस्टर में जस्ट ऑपोजिट है। जैसा ग्रुप 1 है वैसा ही ग्रुप 2 है, वैसा ही ग्रुप 3 है। जैसे इंडिया को डिवाइड किया गया, इंडिया नेशन को जो भी है 29-30 स्टेट्स में, तो हर स्टेट में सारी बातें होंगी। एक चीफ मिनिस्टर इस स्टेट में है, एक सारा कुछ मतलब जो भी है, प्रेसिडेंट हाउस जो भी है, सारा कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी है, सब कुछ जो एक स्टेट में है वही सारा ग्रुपिंग दूसरे स्टेट में भी है, वही सारा ग्रुपिंग तीसरे स्टेट में भी। इसको कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर बनाना। नहीं आई बात समझ में? जैसे आपके स्कूल के हर क्लासरूम को ले लो, तो हर क्लासरूम में बातें सिमिलर होंगी। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे भी होंगे, कुछ स्पोर्ट्स वाले बच्चे होंगे, कुछ एक्टिंग वाले ड्रामा सोसाइटी वाले बच्चे होंगे, कुछ फेलियर बच्चे भी होंगे। हर क्लास की एक क्लास टीचर होगी, हर क्लास में एक मॉनिटर होगा। तो ये सारे क्लास जो है एक दूसरे जैसे होंगे, और जो जो इसमें कैटेगरी है वही सेम सेम कैटेगरी दूसरे में भी होगी। जबकि स्ट्रेटिफाइड में ऐसा नहीं था। हाई क्लास है तो अलग है, मिडिल क्लास है तो अलग है, लो क्लास है तो अलग है। अब क्लस्टर में क्या होगा, कुछ मिडिल क्लास, कुछ हाई क्लास, कुछ लो क्लास, एक क्लस्टर, फिर कुछ मिडिल क्लास, कुछ हाई क्लास, फिर कुछ ये दूसरा क्लस्टर। मतलब क्लस्टर्स में आपस में सिमिलैरिटी होगी, स्ट्रेटम में सिमिलैरिटी नहीं होती है। ये बेसिक डिफरेंस है। क्लस्टर के बारे में पढ़ते हैं। इन क्लस्टर the elements are divided into separate groups, divided into separate groups। ठीक है? each, फिर वही बात है, each element of population, each element of population belong to one and only cluster, one and only cluster। okay? one and only cluster। all elements within each sampled cluster form the sample। all elements within each sampled cluster form the sample। हर एलिमेंट जो है इन ईच सैम्पल्ड क्लस्टर फॉर्म द सैंपल, वो खुद में भी क्या बनाएगा, सारे एलिमेंट्स खुद में भी एक सैंपल बनाएंगे। ईच सैम्पल्ड क्लस्टर फॉर्म द सैंपल। ठीक है? मतलब ये एक क्लस्टर है, ये सारे एलिमेंट मिलकर के इसी क्लस्टर को बनाएंगे। फिर दूसरा क्लस्टर है। अब क्लस्टर को देखो समझाते हैं। जैसे इसमें ग्रीन है, समझ जाओगे आप, रेड है, रेड है, पर्पल है, इसमें पर्पल है। समझ में आ गई बात? है ब्लू। ये क्लस्टर 1 है, क्लस्टर 2 है। सारे क्लस्टर एक ही टाइप के देखने से लगेंगे आपको। अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, cluster sampling tends to provide best result when elements within cluster are not alike। देखो, फर्स्ट क्लस्टर में मैंने 4 अलग अलग कलर लिए हैं। क्या चारों कलर एक जैसे हैं? नहीं बच्चे, बिल्कुल अलग हैं। तो एलिमेंट्स within cluster are not alike।
within cluster are not alike. एक क्लस्टर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग कैटेगरी के होते हैं. In ideal case, each cluster is, हर क्लस्टर अपने आप में एक पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है. जैसे पूरे इंडिया का एक हेड होता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही स्टेट का भी हेड होता है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, है ना. जैसे स्टेट, जैसे नेशन, जैसे कंट्री का डिजाइन है, वैसा ही स्टेट का भी डिजाइन है. तो ये जो स्टेट फॉर्मेशन है दैट इज क्लस्टर फॉर्मेशन, वो क्लस्टर में बना है. तो इन आइडियल केस ईच क्लस्टर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ the population on small scale. स्मॉल स्केल पे सारे जो क्लस्टर है वो क्या पॉपुलेशन जैसा ही होंगे. अब द वैल्यू ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग, द वैल्यू ऑफ कितना वैल्यूबल है क्लस्टर सैम्पलिंग, ये डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके से एलिमेंट्स को चूज किया है. सैम्पलिंग डिपेंड्स ऑन हाउ रिप्रेजेंटेटिव ईच क्लस्टर इज, कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन है. हाउ रिप्रेजेंटेटिव ईच क्लस्टर इज ऑफ पॉपुलेशन जैसा ही क्लस्टर भी बनना चाहिए, छोटे छोटे स्केल पे. इफ क्लस्टर्स आर अलाइक, अब एक क्लस्टर दूसरे क्लस्टर के जैसा तो हो सकता है ना. इफ क्लस्टर्स आर अलाइक, सैम्पलिंग a small number of cluster will provide good result. मतलब कम ही क्लस्टर बनाएंगे, ऐसा नहीं कि अब क्लस्टर 1000-2000 बनाने लगे और हमारे कंट्रोल से ही बाहर हो जाए. तो क्लस्टर्स अगर बनाना है तो कम बनाते हैं ताकि उसमें से फिर सैम्पलिंग करना ज़्यादा आसान हो. ठीक है बच्चे. अब देखो आगे, इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो. एरिया सैम्पलिंग. एरिया सैम्पलिंग किस तरीके से किया जाता है. क्लस्टर्स आर सिटी ब्लॉक्स. Cluster sampling generally require a large total sample size than either sample random. ठीक है. However, it can result in cost saving. जैसे एरिया सैम्पलिंग में सिटी ब्लॉक्स बनाए जाते हैं ना, सिटी ब्लॉक 1, फिर है ब्लॉक 2, फिर है ब्लॉक 3. तो हर सिटी में सेम बातें होंगी. हर सिटी में एक डेप्यूटी कमिश्नर या फिर कलेक्टर बैठा होगा. हर सिटी में एक कोर्ट जरूरी नहीं है कि हो. हर सिटी में अपना एक कलेक्टेरिएट ऑफिस होगा. हर सिटी में अपना एक पुलिस का हेड ऑफिस होगा. सारी बातें हर सिटी में होंगी, हर सिटी ब्लॉक्स में होंगी. एरिया सैम्पलिंग में क्लस्टर सैम्पलिंग किया जाता है. ठीक है. ऐसा नहीं कि पहले सिटी में अगर हमने कलेक्टर दे दिया है तो अब दूसरे सिटी में कुछ दूसरा देंगे. पहले सिटी में अगर कोर्ट दे दिया है तो अब उस दूसरे सिटी में कोर्ट नहीं आएगा, तीसरे सिटी में कोर्ट नहीं आएगा. ऐसा नहीं है. जो हम सिटी बनाते हैं वो एरिया सैम्पलिंग के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ टाइप ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग. ठीक है. अब इट कैन रिड्यूस आवर कॉस्ट. इट कैन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग. कैसे? जब आप सैंपल बनाओगे तो आप हर क्लस्टर में से चूज करोगे एक एक एलिमेंट.
एक बार में एक सिटी में गए, वहीं पर चूज कर लिया, एक कलेक्टर चूज कर लिया, 5 गवर्नमेंट ऑफिशियल चूज कर लिए, एक एसएचओ चूज कर लिया, एक क्लर्क चूज कर लिया, एक प्यून कर लिया। इन सारे लोगों से एक ही सिटी ब्लॉक में बात हो जाएगी, बार बार मुझे मूव नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे एलिमेंट एक ही सिटी ब्लॉक में से आ जाएंगे, फिर बहुत सारे एलिमेंट एक दूसरे सिटी ब्लॉक में से आएंगे। तो इससे क्या हो गया कि हर बार एलिमेंट चूज करने के लिए मुझे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, एक बार में एक ब्लॉक में घुसे और वहीं से 8-10 एलिमेंट ले लिया, दूसरे ब्लॉक में से 8-10 एलिमेंट ले। समझ में आ गई बात? इस तरीके से ये रिड्यूस करता है हमारा कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग। It can reduce cost of sampling as many sampling elements are taken from same cluster. सेम क्लस्टर से बहुत सारे एलिमेंट लिए जाएंगे, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट क्या हो जाता है, बच जाता है। तो ये अच्छी बात है कि इसमें कॉस्ट हमारा क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है अब तीसरा हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, थर्ड वन इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो यहां पर है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में थोड़ा सा अलग है बच्चे। जैसे पहला एलिमेंट बस चूज करने में दिक्कत होती है, उसके बाद से हम उसको इक्वल पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं और हर डिवीजन वाले पॉइंट पे जो जो डेटा आ रहा है उसी को अपने सैंपल में। नहीं समझ में आया तो सुनो। मान लो डेटा पॉपुलेशन में कितना है, पॉपुलेशन साइज कैपिटल N इज इक्वल टू 5000 और मुझे सैंपल साइज बनाना है स्मॉल n, सैंपल साइज रखना है 50, सैंपल साइज इज इक्वल टू 50 सैंपल बनाने हैं। तो अब आप डिवाइड कर दो, 5000 बाई 50 कितना आ गया, 100। यानी हर 100 में से एक एलिमेंट आप चूज करोगे तो आपके सैंपल साइज में 50 एलिमेंट अपने आप कलेक्ट हो जाए। ठीक है, हर 100 के ग्रुप में से every 100 element में से we will sample one element, we will sample one element for every 100 elements in the population। मतलब पॉपुलेशन के 100 एलिमेंट्स में से एक एक चूज करते जाओ, आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सैंपल ऑफ 50। ये तो एक एग्जाम्पल से समझाया रैंडम सैंपल। तो इसके लिए मेथड जो है वो क्या है, स्टेप 1 वी फर्स्ट फाइंड एन एलिमेंट विथ अ रैंडम नंबर, कोई भी नंबर से, विथ रैंडम नंबर, and then counting or searching through the list of population, counting or searching through the list of population until the corresponding element is found, until the corresponding element is found। as for example, फर्स्ट एलिमेंट का अगर पोजीशन आ गया, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू 21st डेटा, जो 21st पोजीशन पे है। अब हर 100 में से एक चूज करना, तो पहले 100 में से तो 21 आ गया ना, अब दूसरे 100 में से क्या ले लेंगे, 121, फिर 221, फिर 321, लाइक दिस तरीके से हम लोग लेते जाएंगे, लास्ट में हमारा कलेक्ट हो जाएगा डेटा। समझ में आ गई बात? इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग।
other elements are identified. Other elements are identified by starting with the first, are identified after first element at equal gap. इक्वल गैप पे आप एलिमेंट लेते जाओगे. अब देखो, फर्स्ट एलिमेंट तो रैंडमली आप चूज कर रहे हो ना, इन बाद में तो फर्स्ट एलिमेंट इज इन रैंडमली, लेकिन बाकी के एलिमेंट अब एक सिस्टम से चूज हो रहे हैं इसलिए. बट अदर एलिमेंट्स, बट अदर आर then first element selected in a random choice, a systematic sampling is usually assumed to have properties of simple random sample, but other are chosen at position wise. या इसको छोड़ दो, की जरूरत नहीं है. पहला तो रैंडमली चूज किया जा रहा है ना. अब मान लो किसी ने 21st पहला चूज किया, किसी ने 25th पहला चूज किया, तो सैंपल अलग बनेंगे. किसी ने 31st चूज किया, किसी ने 33 चूज किया. ऐसे बहुत सारे सैंपल बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सैंपल बन सकते हैं. तो फर्स्ट एलिमेंट इज चूजन रैंडमली, सो इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. so it has properties of random sampling. रैंडम सैम्पलिंग की प्रॉपर्टीज भी ये होल्ड करता है. ये था इतना सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के बारे में. इसके बारे में ज़्यादा लिखने को कुछ है नहीं, एग्जाम्पल से ही आपको समझाना पड़ेगा. थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिख करके फिर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना पड़ेगा. ये हो गया बच्चे. अब फोर्थ पे सॉरी फोर्थ पे आ रहे हैं जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी में है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग. कन्वीनियंस सैम्पलिंग, नाम ही है कन्वीनियंस, तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से. तो इसमें है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में है, सैंपल इज आइडेंटिफाइड प्राइमरली बाय कन्वीनियंस. सैंपल इज आइडेंटिफाइड प्राइमरली बाय कन्वीनियंस. कन्वीनियंस मतलब अपने आराम के हिसाब से. मुझे अगर जैसे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, मैं कुछ मुझे डांसर्स को बुलाने हैं, तो डांस ग्रुप को बुलाएंगे तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बुलाएंगे. अब ये नहीं कि रैंडमली किसी भी इंसान को चूज कर लेंगे. जो डांस ग्रुप के मेंबर होंगे उसी में से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज करेंगे कि कौन इस डांस वाले फॉर्म को कर पाएगा. तो कन्वीनियंस के हिसाब से लेंगे. एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन दिस सैंपल विदाउट प्री स्पेसिफाइड और नोन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. दैट मीन्स एलिमेंट of sample do not have pre-specified or known probabilities of being selected. मतलब कौन सा सेलेक्ट होगा इसका कोई अंदाजा नहीं है कि किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है. ये वाला एलिमेंट ज़्यादा सेलेक्ट होने का चांस है या ये वाला, ये कोई नहीं बता सकता. पहले से किसी का प्रोबेबिलिटी नहीं पता होता. एग्जाम्पल, प्रोफेसर कंडक्टिंग रिसर्च कर रहा है यूनिवर्सिटी में, मे यूज स्टूडेंट वॉलंटियर्स उसे चाहिए स्टूडेंट के फॉर्म में. Student to constitute a sample simply because they are readily available and will participate as subjects for as low cost or no cost. तो प्रोफेसर को अगर रिसर्च करने के लिए वॉलंटियर्स चाहिए
बाहर से बंदों को हायर नहीं करेगा, वो अपनी ही यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चों को चूज कर लेगा क्योंकि पे नहीं करना पड़ेगा। समझ में आई बात? ये हो गया कन्वीनियंट सैम्पलिंग। अपने हिसाब से एक ग्रुप में से, उसी ग्रुप में से आपको सेलेक्ट करना है। ये हो गया कन्वीनियंट सैम्पलिंग। सिमिलरली एन इंस्पेक्टर में सैंपल अ शिपमेंट ऑफ ऑरेंजेस। इंस्पेक्टर जो है, जब फ्रूट का इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्टर ऑरेंजेस, इससे आपको याद रहेगा, यूजिंग ऑरेंजेस बाय सेलेक्टिंग ऑरेंज फ्रॉम अमंग सेवरल क्रेट्स। तो हर क्रेट में से कहीं से भी चूज कर लेगा और ऑरेंजेस का देख लेगा कि कौन सा ऑरेंज कैसा है। इंस्पेक्टर आएगा तो कहीं खराब माल तो सप्लाई नहीं हो रहा, टाइप का माल है। समझ में आ गया बात? तो ये हो गया कन्वीनियंस सैम्पलिंग का एग्जाम्पल। Convenience sampling have the advantage of relatively easy sample selection. इसमें क्या होता है? easy sample selection and data collection। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, कहीं से भी कुछ भी अपना सेलेक्ट कर लो। However, it is impossible to evaluate the goodness of the sample in terms of its representatives. Can't evaluate goodness of sample। सैंपल का गुडनेस हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी तरीके से रैंडमली अपने हिसाब से ले लिया गया है। A convenience sample may provide good result or it may not. No statistically justified procedure allow a probability analysis and inference about the quality of the sample result। जब इसका अपना प्रोबेबिलिटी होता ही नहीं है, नो इन्फ्रेंस, मतलब वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते। एज नो प्रोबेबिलिटी। अभी आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में नहीं पता है, आप पढ़ोगे चैप्टर 7 और 8 में। 7 में है कॉन्फिडेंस इंटरवल, 8 में हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो उसमें जानोगे कि यहाँ पर हम इन्फ्रेंस नहीं कर सकते, मतलब कि कोई जजमेंट नहीं दे सकते कि हाँ ये क्या है, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। Arguing that the convenience sample can be treated as though it were a probability sample. However, this argument cannot be, ये सब बताओ। तब कन्वीनियंट सैम्पलिंग का बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी करना पड़ जाता है क्योंकि एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप से ही हमें एलिमेंट को चूज करना है अकॉर्डिंग टू आवर ओन कन्वीनियंस। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट 5th है ना, जजमेंट सैम्पलिंग। इसमें भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। जजमेंट सैम्पलिंग में बच्चे, इन दिस अप्रोच द पर्सन मोस्ट नॉलेजेबल ऑन दिस सब्जेक्ट, द पर्सन को बहुत ज़्यादा जानकारी है, द पर्सन मोस्ट नॉलेजेबल ऑन दिस सब्जेक्ट, जिसको उस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा जानकारी है, सब्जेक्ट ऑफ दी स्टडी, उसी को सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। सेलेक्ट्स एलिमेंट्स of the population, elements of the population that he or she feels, that he or feels are most representative of the population। जिसको उसके बारे में, जैसे डांस टीचर जो है वो किसी शो के लिए अच्छे अच्छे डांसर्स को चूज कर सकते हैं क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा जानकारी है कि कौन बच्चा किस तरीके का डांस कर सकता है। ठीक है, ये हो गया जजमेंट सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा भी एग्जाम्पल है, रिपोर्टर। आपने कोई शो देखा है? जैसे अर्नब गोस्वामी का शो तो बहुत फेमस था, आजकल और भी नए नए रिपोर्टर सब आ गए हैं, लेकिन उसके शो में या किसी और शो में अगर मान लो किसी रिलीजन वाले टॉपिक पे बहस चल रही है, एक हिंदू का बंदा रिप्रेजेंटेटिव लाएगा, एक संत महात्मा को बिठा देगा, वो हिंदू रिलीजन के रिप्रेजेंटेटिव हो गए।
एक मौलवी को बैठा देगा, ही इज रिप्रेजेंटिंग द होल मुस्लिम कम्युनिटी। सिख को बैठा देगा, एक क्रिश्चियन को बैठा देगा। सिर्फ 4 बंदों को उसने सिलेक्ट किया है, किसी को नहीं सिलेक्ट किया है। उसको जानकारी है कि हिंदू के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी किसको होगी, साधु और महात्मा को, क्योंकि सारे एपिक्स और सारे रिलीजन बुक पढ़ता है। मौलवी को सबसे ज्यादा पता होगा क्योंकि वो कुरान पढ़ता है, ठीक है। उसने सेलेक्ट किया क्योंकि ही इज द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन इन दिस फील्ड। उसने सिर्फ 4 लोगों को सेलेक्ट किया है और उसकी एक पैनल बना दी। उसके बाद से वो चीखता रहता है, इंडिया वांट्स टू नो, इंडिया वांट्स टू। वो 4 लोग हर रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो सैंपल बना है दैट इज जजमेंट सैम्पलिंग। हाँ जी बच्चे, तो जजमेंट सैम्पलिंग में बात कर रहे थे रिपोर्टर की। जैसे रिपोर्टर जो है वो 3-4 लोगों को बुला लेता है और वो जजमेंट भी दे देता है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है, एक जजमेंट पे पहुंच भी जाता है। तो जजमेंट ऑफ द पर्सन सिलेक्टिंग दिस सैंपल। तो रिपोर्टर में याद रखना आप, सेलेक्ट्स सम पर्सन और फिर वो एक जजमेंट भी दे देता है, जजमेंट और कंक्लूजन। तो किसी कंक्लूजन या जजमेंट के लिए जो सैंपल बनाया जाता है बाय द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन ऑन दैट सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड जजमेंट सैम्पलिंग। इसका कोई रूल नहीं होता, उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो किस करना चाहता है, कितने लोगों को चूज करना चाहता है। जितना उसको अच्छा लगेगा उतने लोगों का पैनल बना सकता है। कभी आप 8 लोगों का पैनल भी देखते हो किसी स्क्रीन पे, कभी 4 लोगों का देखते हो, कभी 2 लोगों का देखते हो, तो ये उसके ऊपर डिपेंड। ठीक है बच्चे, तो ये इतनी बातें थी किसके बारे में, सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में। तो अब यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। टोटल आपके 4 यूनिट है इस बार, जिसमें से यूनिट 1 हो गया आपका। अब यूनिट 2 में है एस्टिमेशन, तो एस्टिमेशन करेंगे। यूनिट 3 में कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा, इन्फ्रेंस, और फिर यूनिट 4 में हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा। तो सारे यूनिट इंटरेस्टिंग है। तो यूनिट 1 में इतना ही। अब इसका फिर असाइनमेंट और पीपी पे आपको लगना है। That's all for today. See you in the next class. Till then, bye bye, bye bye, bye bye.